नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों, आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। सीएम नीतीश की फटकार के बाद बिहार डीजीपी का नंबर हुआ जारी। आप भी कर ले सेव। आइए इससे जुड़ा पूरा जानकारी बताते हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फटकार के बाद बिहार पुलिस महानिदेशक यानी के डीजीपी एसके सिंघल का नंबर जारी कर दिया गया है। बिहार जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किए गए नंबरों पर संपर्क कर डीजीपी को सूचना एवं जानकारी दी जा सकती है। डीजीपी के कार्यालय का नंबर 0612 ये कोड हुआ और 2294-301 ये नंबर है, और एक नंबर और है 2294-302 और मोबाइल नंबर 094-3160-2302 है। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री पटना के मीडिया कर्मियों से मुखातिब थे। इस दौरान पत्रकार ने रुपये हत्याकांड और राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आपको अपराध की जानकारी मिलती है तो आप हमें सीधा बताएं। तब पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते। इतना सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल को कॉल कर दिया और उनसे कहा कि आप फोन उठाया करिए। पूरे घटनाक्रम के कुछ ही घंटों के भीतर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नोटिफिकेशन निकालकर डीजीपी का नंबर जारी कर दिया। विभाग के फेसबुक पोस्ट के जरिए दी गई जानकारी के मुताबिक प्रेस मीडिया कर्मियों द्वारा पुलिस महानिदेशक बिहार से आवश्यक बातचीत, सूचना एवं जानकारी हेतु दिए गए टेलीफोन मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। सीएम नीतीश ने आर ब्लॉक से दीघा अटल पथ का लोकार्पण किया। 379.57 करोड़ से बनी है ये सड़क। जाने क्या है खासियत। राजधानी पटना के आर ब्लॉक से दीघा के बीच बनी सड़क का उद्घाटन शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इसका नामकरण भारत रत्न से सम्मानित देश के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है। 1 जनवरी से इस सड़क पर वाहनों का परिचालन ट्रायल के तौर पर जारी है। 4 एवं 6 लेन वाली इस सड़क पर 6 मिनट में लोग आर ब्लॉक से दीघा की दूरी तय कर रहे हैं। 379.57 करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क तैयार हुआ है। इस मौके पर मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि दीघा आर ब्लॉक रोड अटल पथ का एक हिस्सा है। कुछ ही माह में इस पथ को गंगा पथ व जेपी सेतु से जोड़ दिया जाएगा। इस पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पटना जंक्शन से दीघा जाने वाली ट्रेन सेवा बंद होने पर इस सड़क का निर्माण किया गया है। अच्छी खबर, बिहार में बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया। 600 नमूने की हुई जांच, सभी निगेटिव मिले। मांस अंडों को ठीक से पकाकर खाने की सलाह दिया गया। आइए इससे जुड़ा पूरा जानकारी हम आपको बताते हैं। बिहार में बर्ड फ्लू का अब तक कोई मामला सामने नहीं आया। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने जनवरी में अब तक 600 नमूने की जांच की, जिनमें सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसमें संजय गांधी जैविक उद्यान पटना के नमूने शामिल हैं। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी। विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर दिवाकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में किसी भी जिले से मुर्गियों में अस्वाभाविक मृत्यु की सूचना नहीं है। इधर विभिन्न स्रोतों से अन्य राज्यों में पक्षियों के असामाजिक मृत्यु के संबंध में प्राप्त हो रही सूचना के बाद पदाधिकारियों को समुचित तैयारी करने एवं किसी प्रकार की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पक्षियों में बीमारी की जांच के लिए भेजे जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा सर्विलांस के नमूनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मुर्गी पालकों को परामर्श दिया गया कि फार्म में उचित प्रबंधन, समय पर टीकाकरण, स्वच्छता एवं कीटनाशक की प्रक्रिया अपनाएं। आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि मृत अथवा रोगग्रस्त पक्षी दिखने पर अविलंब निकटतम पशु चिकित्सालय को बताएं। साथ ही पटना स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में स्थापित नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0612 222 6049 पर संपर्क करें।
विभाग ने यह भी कहा है कि बर्ड फ्लू वायरस 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नष्ट हो जाता है, इसलिए मांस अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। रुपेश सिंह मर्डर केस को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए सीएम नीतीश। कहा, जंगल राज भूल गए क्या? इससे जुड़ा पूरा जानकारी हम आपको बताएंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। इंडिगो स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर सीएम नीतीश ने शुक्रवार को कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा। एक एक चीज की जांच चल रही है, मुझे पुलिस पर भरोसा है। सीएम ने यह भी कहा कि बिहार अपराध मामले में देश में 23वें नंबर पर है। जो अपराध करते हैं उन्हें निश्चित रूप से पकड़ा जाता है। पत्रकारों ने बिहार में अपराध से जुड़े सीएम नीतीश से एक के बाद एक कई सवाल किए। इस पर सीएम ने कहा कि आप जंगल राज भूल गए क्या? मुख्यमंत्री ने राजद पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वर्ष 2005 के पहले पत्नी और पति के राज्य में काफी हिंसा और अपराध होते थे। नीतीश ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें अगर किसी अपराध की जानकारी मिलती है तो डीजीपी को बताएं। इस पर पत्रकारों ने कहा कि डीजीपी फोन नहीं उठाते। इसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन करके उन्हें तुरंत फोन उठाने की कार्रवाई की और उनका नंबर जारी कर दिया गया। बिहार में स्कूल खुलने के बाद होगी 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा। मार्च में बनेगी संभावना, आपको इसका पूरा जानकारी बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोरोना संक्रमण का असर स्कूल की वार्षिक परीक्षा पर भी दिखेगा। इस बार फरवरी में स्कूल की वार्षिक परीक्षा नहीं होने की संभावना है। ज्यादातर स्कूल में मार्च में वार्षिक परीक्षा लेने की योजना बना रहे हैं। चूंकि इस बार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा मई में होगी, इस कारण मार्च में स्कूल की वार्षिक परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। इस कारण यह भी है कि स्कूल वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन लेने की तैयारी कर रहे हैं। ज्ञात हो कि कोरोना के कारण स्कूल मार्च 2020 से ही बंद रहा। स्कूल की पढ़ाई ऑनलाइन ही चली, परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही लिए गए। स्कूलों को उम्मीद है कि मार्च तक स्कूल खुल जाएंगे, तब वार्षिक परीक्षा ऑफलाइन ही लिया जाएगा। बॉल्डविन एकेडमी के प्राचार्य राजीव रंजन ने बताया कि स्कूल की वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। इससे पहले स्कूल खुलने का इंतजार है। स्कूल खुलने के बाद ऑफलाइन पढ़ाई होगी, इसके बाद वार्षिक परीक्षा ली जाएगी। कोरोना टीकाकरण को लेकर बिहार में तैयारियां पूरी कर लिया गया है। आज जाएगा एसएमएस, सीएम नीतीश कल करेंगे शुभारंभ। आइए इससे जुड़ा पूरा जानकारी हम आपको बताते हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में पहले चरण में कोरोना टीका लगाने की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। शनिवार को एक साथ राज्य के 300 केंद्रों पर 10:45 पर टीकाकरण का शुभारंभ होगा। पटना में सीएम नीतीश कुमार आईजीआईएमएस स्थित केंद्र पर एक सफाई कर्मी व एक एम्बुलेंस कर्मी को टीका लगवाकर इसकी शुरुआत करेंगे। गुरुवार को पहले चरण के लाभार्थी की सूची सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचा दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य के सभी टीकाकरण केंद्रों पर पहले सफाई कर्मी एवं एम्बुलेंस कर्मी को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। सभी केंद्रों पर पहले दिन के 100 लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई। कोविन पोर्टल पर उनके नाम की स्वीकृति देते ही पहले दिन के सभी लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज चला जाएगा। इसी के अनुसार शनिवार को निर्धारित समय पर टीकाकरण का कार्य होगा। राशन कार्ड न्यूज। बिहार में राशन कार्ड संशोधन की प्रक्रिया हुआ शुरू। काउंटर पर उमड़ने लगी भीड़। राशन कार्ड से जुड़ा आपको पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। नया राशन कार्ड बनवाने तथा राशन कार्ड में संशोधन के लिए आरटीपीएस काउंटर पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ के कारण जाति आय आवासीय तथा अन्य लोक सेवा अधिकार अधिनियम के आवेदक को काउंटर से वापस लौटना पड़ रहा है। इस भीषण ठंड में भी अगले सुबह से महिलाएं लाइन में लग जा रही हैं। अत्यधिक भीड़ से आरटीपीएस कर्मियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हालांकि राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है, फिर भी भारी भीड़ से आवेदन फॉर्म तथा कोर्ट शपथ पत्र बेचने वाले की चांदी है। विक्रेता इन कागजों को कई गुना अधिक कीमत वसूल रहे हैं। भीड़ बढ़ने का सिलसिला विगत एक सप्ताह से जारी है। मालूम हो कि नया राशन कार्ड बनवाने या उसमें संशोधन कार्य को लोक सेवा अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है।
प्रत्येक कार्य दिवस को इसका आवेदन जमा किया जा सकता है। आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन जमा करने के लिए उमड़ रही भीड़ को कम करने के लिए शुक्रवार को बीडीओ श्याम कुमार शर्मा ने पंचायतवार तिथि निर्धारित कर दी। बीडीओ ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने, उसमें संशोधन कराने के लिए आवेदन जमा करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। राशन कार्ड से वंचित परिवार अपनी सुविधा के अनुसार आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने के एक निर्धारित समय पर जांच के बाद राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। भीड़ को कम करने के लिए पंचायतवार तिथि निर्धारित की जा रही है। कोरोना वैक्सीनेशन, जिस कंपनी का पहला टीका लगेगा उसी का दूसरा डोज 28 दिनों के अंदर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ा आपको एक एक डिटेल देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। कोरोना टीकाकरण के दौरान जिस कंपनी का पहला टीका लगाया गया उसी कंपनी का दूसरा टीका 28 दिनों के अंदर दिया जाएगा। कोविशील्ड टीका लगवाने वाले को दूसरी बार कोविशील्ड का ही टीका दिया जाएगा, जबकि कोवैक्सीन लेने वाले को दूसरा डोज भी कोवैक्सीन ही दिया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति से मिली जानकारी के अनुसार कोविशील्ड के प्रत्येक वायल में 10 डोज हैं, यानी इससे 10 लोगों को टीका दिया जाएगा, बल्कि कोवैक्सीन वायल में 20 डोज हैं, यानी 20 लोगों को टीका लगेगा। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर सभी प्रकार की सावधानी बरतने की हिदायत दी। जिला स्तरीय अधिकारियों को दी है। बिहार टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग व राज्य स्वास्थ्य समिति प्रतिदिन सभी गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। बिहार वेदर अपडेट, अगले 2 दिनों तक ठंड से निजात नहीं, अधिकतम पारा गिरेगा। बिहार में ठंड बढ़ने वाली है। गुरुवार को मकर संक्रांति के दिन सूरज बादलों के साथ लुका छिपी करता रहा, जिससे दिन का तापमान तेजी से नीचे लुढ़क गया। पिछले 24 घंटे में कोहरे की सघनता से कनकनी काफी बढ़ी। अगले 2 दिनों तक सूबे में ठंड से निजात के आसार नहीं है। दिन में धूप नहीं निकलने से कनकनी बढ़ी है। दिन का तापमान 2 डिग्री तक नीचे आएगा। अगले 2 दिन अधिकतम तापमान में और गिरावट की उम्मीदें हैं। मौसम विभाग ने राज्य में अभी शीतलहर की स्थिति से इनकार कर दिया है। मौसमविदों के मुताबिक राज्य के उत्तरी भाग में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है, जिससे उत्तर बिहार में आंशिक बादल छाए रहेंगे। नमी की वजह से न्यूनतम पारे में गिरावट की स्थिति नहीं आएगी, लेकिन दक्षिण भाग में ठंड का सितम बरकरार रहेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पर्वतीय भागों में बर्फबारी की वजह से उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली हवाएं गलन लेकर आ रही हैं। इससे कनकनी बढ़ेगी और दक्षिण भाग में न्यूनतम पारे में 0.0 अंकों की गिरावट आ सकती है। व्हाट्सएप के जरिए करते थे शराब की डिलीवरी, 3 गिरफ्तार। लाल डायरी में हर दिन 10 लाख का हिसाब किताब। हम आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। राजधानी पटना के पत्रकारणपुर यानी कि पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 3 ऐसे शराब तस्करों को पकड़ा है जो व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर शराब की आपूर्ति करते थे। वे महंगे ब्रांड की शराब की होम डिलीवरी करते थे। छापेमारी में उनके 3 कमरों से 20 लाख रुपए की ब्रांडेड शराब, बियर, 5 महंगे मोबाइल, 2 महंगी बाइक व एक सफेद रंग की कार भी जब्त की गई। कार में भी शराब की बोतलें व 2,15,000 रुपए बरामद हुए। 3 धंधेबाज से उनके नेटवर्क के बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस गिरोह से जुड़े कई और धंधेबाजों तक पहुंचने की कोशिश में है। शराब तस्करी मामले में पत्रकार नगर थाने की पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपितों के कब्जे से बरामद 5 मोबाइल में 2 महंगे ब्रांड के हैं। सभी मोबाइल के नंबरों की जांच की जा रही है। व्हाट्सएप में शराब की होम डिलीवरी से संबंधित कई मैसेज पाए गए। मोबाइल में मिले संबंधित नंबरों की जांच कर गिरोह से जुड़े अन्य धंधेबाजों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारी नौकरी 2021, बिहार में इस साल 9,543 पदों को भरेगी बीपीएससी। जाने किन किन विभागों में होगी नियुक्तियां। सरकारी नौकरी 2021, बिहार लोक सेवा आयोग इस साल 2021 में कुल 9,543 पदों पर नियुक्ति करेगा, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जा चुकी परीक्षाएं भी शामिल हैं। सिविल सेवा के अलावा इंजीनियर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बहाली की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोर्ड के सचिव ने बताया कि इस साल
64वीं संयुक्त परीक्षा के 1450 पद, 65वीं संयुक्त परीक्षा के 550 पद और हाल में संपन्न हुए 66वीं संयुक्त परीक्षा के तहत 689 पद पर नियुक्ति की जाएगी, जिसका पीटी एग्जाम हाल ही में लिया जा चुका है। वहीं इसके साथ ही इस साल राज्य के भवन निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, आरईओ व पीएचडी विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर के कुल पद 1284 पद भरे जाएंगे, जिसकी मुख्य परीक्षा का प्रमाण पत्र कुछ ही दिनों में आने वाला है। मलेशिया ने पाकिस्तान को दिया झटका, पैसे नहीं चुकाने पर जब्त किया पीआईए का विमान यानी कि एरोप्लेन। पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ने तगड़ा झटका दे दिया है। मलेशिया के अधिकारियों ने शुक्रवार को कुआलालंपुर हवाई अड्डे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी कि पीआईए के बोइंग 777 विमान को जब्त कर लिया। इस विमान को स्थानीय अदालत के आदेश के बाद जब्त किया गया। एयरलाइन ने शुक्रवार को कहा कि वह राजनीतिक चैनलों के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाएगा। दरअसल पीआईए ने 2015 में एक वियतनामी कंपनी से बोइंग 777 सहित 2 विमान किराए पर लिए थे। पीआईए ने एक बयान में कहा कि मलेशिया की एक स्थानीय अदालत ने पीआईए के एक विमान को जब्त कर लिया। इसमें पीआईए और ब्रिटेन की अदालत में लंबित एक अन्य पक्ष के बीच कानूनी विवाद से संबंधित एक तरफा निर्णय लिया गया है। बता दें, इससे पहले सऊदी अरब ने भी इमरान खान सरकार से अपने $3 अरब वापस लिए थे। इमरान सरकार ने चीन से लोन लेकर सऊदी अरब का लोन चुकाया था। एक्शन में बाइडेन, प्रेसिडेंट इलेक्ट ने 129 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। हर अमेरिकी के खाते में 30,000 रुपए जाएंगे। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन ने अपना सबसे अहम चुनावी वादा निभाने का ऐलान कर दिया। बाइडेन ने कोरोना की वजह से गंभीर रूप से प्रभावित हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए $1.9 ट्रिलियन के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसको कुछ हिस्सों में बांटा गया है। पैकेज को कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पारित कराना होगा। मोटे तौर पर देखें तो पैकेज लागू होने के बाद हर अमेरिकी खाते में $1,400 यानी कि करीब 30,000 रुपए जाएंगे। एक और खास बात यह है कि बाइडेन ने पैकेज में छोटे कारोबारियों को भी राहत दी गई। पैकेज को अमेरिकन रेस्क्यू प्लान नाम दिया गया है। भविष्य का शहर, यहां न सड़क होगी न कार, प्रदूषण भी शून्य। सऊदी अरब ने लॉन्च की 37 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। एक ऐसा शहर जहां ना सड़क होगी और ना ही कार, शून्य भी यानी कि प्रदूषण भी शून्य पर होगा। अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि इनेबल ट्रांसपोर्ट और नेक्स्ट जनरेशन फ्रेंड सेवा का संचालन होगा। इससे यात्री एक छोर से दूसरे छोर तक महज 20 मिनट में पहुंच सकेंगे। यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। दरअसल 3.40 करोड़ की आबादी वाला सऊदी अरब बिना तेल का भविष्य तलाश रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उन्होंने 170 किलोमीटर लंबे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को द लाइन का नाम दिया। यह $500 अरब करीब 36.75 लाख करोड़ रुपए में बनने वाला प्रोजेक्ट नियोम का हिस्सा है। नियोम में करीब 10 लाख लोग रह सकेंगे। नियोम के जरिए 2030 तक 3.80 लाख नौकरियां पैदा होंगी। शहर के बुनियादी ढांचे की लागत $200 बिलियन करीब 14.70 लाख करोड़ रुपए होगी। आगामी 2 महीने में काम शुरू होगा और 2025 तक शहर बनकर तैयार हो जाएगा। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी की वजह से लोगों ने अब नए मैसेजिंग ऐप को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। इसका सबसे ज्यादा फायदा टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को मिला है। सोशल मीडिया पर इन ऐप्स की चर्चा होने लगी है और दूसरी तरफ व्हाट्सएप पॉलिसी को लेकर जोक्स बन रहे हैं। हाल ही में मैसेजिंग ऐप्स द्वारा यूजर की इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करने की रिपोर्ट आई थी। इसमें टेलीग्राम और सिग्नल ऐप ऐसे हैं जो यूजर का सबसे कम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सिग्नल मैसेजिंग ऐप्स के पास यूजर का सिर्फ मोबाइल नंबर ही होता है। व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी में साफ किया है कि यूजर को अपनी प्राइवेसी कंपनी के साथ शेयर करना होगा, यानी कि व्हाट्सएप एक डेटा पर पूरी नजर रखेगा और आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। भारत में व्हाट्सएप यूजर की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा है, यानी कि पॉलिसी एग्री करने के बाद कंपनी आपके खर्च, आईपी एड्रेस, लोकेशन, स्टेटस, कंटेंट, कॉल जैसी सभी डेटा को एक्सेस कर पाएगा। कुछ मिलाकर ऐप पर आपकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी।
दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।